So hello friends, now we are on chapter first of CBSE economics according to the new course, and the name of the chapter is Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया वॉज कॉल्ड अ गोल्डन स्पैरो। एक वक्त था इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स कॉटन, वक्त था इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स सिल्क, इट वॉज नोन फॉर इट्स प्रीशियस स्टोन, इट वॉज नोन फॉर इट्स गोल्ड माइन एंड आयरन माइंस। विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने हमारी इन सब चीजों को, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, प्रीशियस स्टोन इंडस्ट्री, गोल्ड माइंस, आयरन माइंस को एक्सप्लॉइट किया। They made India, they converted India into a mere raw material exporter, into the mere exporter of all raw material for the upcoming industries in Britain. उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक एक्सपोर्टर बना के रख दिया of the important raw material for the industries जो डेवलप हो रही थी in the Britain. अब हम बात करते हैं what were the features of India at the eve of independence। तो पहला फीचर था लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अंग्रेजों के राज में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों बहुत ही कम। नेशनल इनकम ग्रो हो रही थी 2% to 0.5% से। National income was growing at a rate of 2% to 0.5%, while the per capita income was 230 rupees. Per capita income is known as per head income, जो 230 रुपया थी। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं था, बट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय, सबसे पहले इनिशिएटिव लिया दादा भाई नेहरू जी ने, और 1876 में दादा भाई नेहरू जी, who is also known as a great old man of India, उन्होंने 1976 में पहली बार नेशनल इनकम का एस्टीमेट निकालने की कोशिश की। उसके बाद टेक ऑफ किया डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने भी इनिशिएटिव लिया, कोशिश की और नेशनल इनकम इंडिया की पता लगाई। He also tried to estimate the national income of India in year 1931. Followed by R.C. Desai, followed by Mr. R.C. Desai। ये था नेशनल इनकम बहुत कम, पर कैपिटा इनकम बहुत कम, पॉवर्टी बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी टोटल पीक पे थी, और ब्रिटिशर्स ने हमारी सारी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया था। अब हम आते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। सेकंड फीचर था बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अंग्रेजों के राज में बिफोर 1947 95% ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम, बिफोर 1947 95% ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 95% का, एग्रीकल्चर सेक्टर का 95% योगदान था नेशनल इनकम के अंदर, और 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। 85% पीपल वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। They only focused on two things. One was forced cultivation and forced commercialization of the crops. We all know they stressed on indigo plantation. उन्होंने इंडिगो पे स्ट्रेस किया, टी कल्टीवेशन पे स्ट्रेस किया, कॉफी कल्टीवेशन पे स्ट्रेस किया, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे स्ट्रेस किया जो ब्रिटेन में रिक्वायर्ड थे। कॉटन कल्टीवेशन पे स्ट्रेस किया बिकॉज वो रॉ मटेरियल था फॉर द इंडस्ट्रियल बेस that was growing in Britain। तो अल्टीमेटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत नेगेटिव ग्रोथ पे था। ऊपर से जमींदारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, और जमींदारी सिस्टम के तहत क्या हुआ? लैंड was shifted from their real cultivators to the zamindars। Land was shifted to the real cultivators to the zamindars। थर्ड फीचर लेके चलते हैं, ये बड़ा फीचर भी है, काफी कुछ बात करने वाला फीचर है। थर्ड फीचर इज लो इंडस्ट्रियल बेस एंड स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अंग्रेजों के राज में they focused
इंडिया में इंडस्ट्रीज थी. We have well defined very good industries of iron. We have iron smelters हुआ करते थे, हमारे आयरन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कॉटन इंडस्ट्री हुआ करती थी, सिल्क इंडस्ट्रीज हुआ करती थी. एक अच्छा बैकअप था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का. बट अंग्रेज फोकस, British focused on the deindustrialization. Word is deindustrialization. उन्होंने इंडिया से इंडस्ट्री साफ करने की कोशिश की, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो ब्रिटेन में है. यहां से रॉ मटेरियल जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया आएंगे. सो their prime motive was, उनका प्राइम मोटिव क्या था? To reduce India to a status of mere exporter of important raw material for the industries in England. Further, turn India into the sprawling market for the finished goods of the Britain. यहां से रॉ मटेरियल जाएगा, वहां से गुड्स बनेंगे, और वो गुड्स कहां बिकेंगे? इंडिया में बेचे जाएंगे. उसके बाद व्हाट वाज द मेन मोटिव? इंश्योर. इनके पीछे इनका पूरा एक ही मोटिव होता था, इंश्योर मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्री. उसके बाद there was a rapid decline seen. बहुत गिरावट देखी गई in our handicraft industries, जो इंडिया का बेस हुआ करता था एक वक्त के अंदर. डिक्लाइन देखा गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जिससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. न्यू डिमांड्स इन इंडियन मार्केट आनी शुरू हुई. इंक्रीज्ड इंपोर्ट हो गया ऑफ द cheap manufactured goods from Britain. But during second half of 19th century, वर्ल्ड वॉर के आसपास अंग्रेजों ने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, कई है अच्छी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को ब्रिटेन से इंडिया में शिफ्ट किया. ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को इंडिया में शिफ्ट किया ड्यू टू द फियर ऑफ वर्ल्ड वॉर, जिसके थ्रू इंडिया में उन्होंने पहली टेक्सटाइल्स मिल्स इंडिया में शिफ्ट की, जो गुजरात में आई, जो महाराष्ट्र में आई. इसके थ्रू इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज आई. उसके बाद ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ और इंडस्ट्रीज ब्रिटेन से इंडिया में शिफ्ट की गई, एंड दोज इंडस्ट्रीज वर शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज वर आल्सो शिफ्टेड स्लोली. फिर टाटा उस समय डेवलप हुई, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई इन ईयर 1907 में, और मुद्दा उसको सेटअप करने का ये था कि वहां पे वर्ल्ड वॉर होगी, उस समय इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आयरन की जरूरत पड़ेगी, तो ब्रिटेन को ये टाटा इंडस्ट्री वहां से एटलीस्ट मैन्युफैक्चर करके भेज पाएगी. फर्दर जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत लो था एंड इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइनिंग. फर्दर फोर्थ फीचर पे आते हैं. फोर्थ फीचर है फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स. बताओ फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम कहेंगे, देखने वाले को तो ये लगता था इंडिया से भर भर के कितना माल एक्सपोर्ट होता है, भर भर के शिप एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ना जाने कितना पैसा आ रहा होगा. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड आउट हियर, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर. इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, बट that export never brought India gold and silvers. But वो एक्सपोर्ट से इंडिया को ना गोल्ड और सिल्वर कुछ नहीं मिलता था, बल्कि उसके बदले एक बिल मिल जाता था, that you have to pay this much. इंपोर्ट किया कैसे? The bill was calculated. This was the पैसा that we had to pay you for the import. उसके बदले हमने फिनिश गुड्स भेज दिया. फिनिश गुड्स का ये डिफरेंस आया, डिफरेंस आप हमें पे कीजिए. सो इंडिया was turned to a mere exporter of all important raw material, but that export never generated gold and silver. Against that, India had to pay something for their finished goods, for their various administration charges, for their taxes. इंडिया को ये सब पे करना पड़ता था. Britain was holding a monopoly. Britain had a monopoly over the Indian market. और दूसरा क्या था? Wealth drain. Wealth was draining. Britain tried to drain out all wealth from India.
और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड द थर्ड फेज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट फेज शुरू होता है 1981 टू 1921। 1981 टू 1921 ये पहला फेज था जिसमें डेथ रेट भी ज्यादा था, बर्थ रेट भी ज्यादा था। डेथ रेट भी ज्यादा था, बर्थ रेट भी ज्यादा था। उसके बाद डेमोग्राफी का सेकंड ट्रांजिशन आता है 1921 के बाद, और ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सो 1921 से सेकंड फेज शुरू होता है। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को 3 फेजेस में बांटा गया था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। फर्स्ट फेज स्टार्टेड फ्रॉम 1981 to 1921 where birth rate and death rate both were low. Second phase started from 1921 and 1921 is also known as a year of great divide because that was a year जहां पे population growth was negative. आगे हम बात करते हैं एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। इसके अलावा हम फोर्थ पे बात करेंगे, फिफ्थ फीचर इज एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। यहां हम बात करेंगे व्हाट वाज द डेथ रेट। डेथ रेट वाज हाई एंड दैट वाज 45 per thousand. What was the infant mortality rate? Infant mortality was also high, that was 218 per thousand. डेथ रेट कितना था? 45 per thousand. infant mortality rate कितना था? 218 per thousand, 218 per thousand. मास लिटरेसी 84% थी। मास लिटरेसी was 84%. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट was 32 years. उसके बाद there was low standard of living. एक आम इंसान 80 to 90% of his income अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरी करने में लगा देता था, and there was lack of public health facilities. आगे बात करते हैं व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिक्स फीचर व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वी विल से इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के राज में डेवलप होता नजर आया। रोड्स वर मेड, ब्रिजेस वर मेड, रेलवे वाज कंस्ट्रक्टेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वाज आल्सो सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स, बट इनके सेटअप करने के पीछे interest was the interest of the colonial rule. It was there, all these departments were not set up keeping in interest of India. in India के interest को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें सेट नहीं की गई थी. At that time these were the necessity of the Britain, of the Britishers, that why they were set up. Next feature was more dependency on the primary sector. At that time 72% of the workforce was engaged in agriculture. I'm repeating, 72% workforce agriculture में employed थी, 10% workforce was employed in manufacturing sector, and 18% of the workforce was employed in the service sector. इसके बाद चैप्टर का लास्ट फेज आता है जहां पे हमें बताया जाएगा, बताइए पॉजिटिव इंप्रेशंस क्या थे ब्रिटिश रूल के और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे ब्रिटिश रूल के. तो पॉजिटिव इफेक्ट हम बात करेंगे. हमने उनके राज में देखा बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, उनके राज में देखा गया जुडिशरी सिस्टम डेवलप हुआ, एंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेवलप्ड एज अ बेस. Further, they developed transportation, they developed the banking system, they developed post and telegraph, they developed the ports. All these things were developed by the Britishers. तो उनके राज में ट्रांसपोर्टेशन आया, पोर्ट्स आए, पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ. They made a strong base for administration setups. Evolution of banking system was also developed. They also developed the monetary system भी वहां पे डेवलप किया गया. ये आज के कोर्ट्स का सेटअप भी कहीं ना कहीं वहीं से आया था. बट नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं, हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत नीचे आ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, मोनोपोली थी. They had the monopoly over our cotton, and further there was a forced commercialization of agriculture. Forced commercialization of agriculture. So this was overall chapter number 1 of Economics Standard 12 CBSE. Thank you.